नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल आप सबकी यूट्यूब चैनल भैंस की पाठशाला में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स का जो लास्ट ईयर का आईबीपीएस क्लर्क प्री का पेपर था वो हमने सॉल्व किए। हालांकि हमने उसमें से पॉजिटिव लिस्ट जो हमारा है वो ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेगेटिव लिस्ट में जो वर्ड प्रॉब्लम 10 आते हैं वो हमने सॉल्व नहीं किए थे। तो आज टाइम है वो 10 वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देखो बच्चों, मैं फिर से अगेन इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। अगर आपको टाइम मिलता है तो लास्ट में ही ये क्वेश्चन करने हैं, बट मेरा तो धर्म है आपको सिखाने का। तो चाहे पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, चाहे करना हो चाहे ना करना हो, मैं तो सब कुछ सिखाता रहूँगा, बट साथ में आपको एडवाइस भी करता रहूँगा कि ये नहीं करना है। चलो नहीं करने वाले क्वेश्चन को आज करते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें कर दी थी। हाँ, अब लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1। एक दुकानदार 2 पेन सेल करता है। पहली पेन को वो प्रॉफिट पे सेल करता है, दूसरी पेन को वो लॉस पे सेल करता है। ठीक है। एसपी ऑफ ईच ऑफ 2 पेन इज 300 रुपीज, मतलब कि सेलिंग प्राइस दोनों पेन का 300 रुपया है। पहली पेन पे जो प्रॉफिट होता है एग्जैक्ट उतना ही लॉस दूसरी पेन पे होता है। कुछ याद आ रहा है आपको? ओवरऑल लॉस होता है दुकानदार को 6.25% का। तो आपको ढूंढना है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ पेन। मेरे पास 2 पेन है, दोनों पेन को मैं सेल करता हूं 300 रुपया में। दोनों पेन पे मुझे एक में प्रॉफिट होता है, एक में लॉस होता है। जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है। ओवरऑल 6.25% का लॉस होता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको दोनों पेन के बीच का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होगा वो ढूंढना है। आपको अगर कुछ याद है तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, अदरवाइज हमारा एक वीडियो है अपनी ही चैनल पे। वीडियो का नाम है अगर दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है तो। मैंने एक चीज भी आपको लिखवाई थी, अभी फिर से उस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो बच्चों, कभी भी सेलिंग प्राइस सेम है तथा होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस का भी परसेंटेज भी सेम है तो ओवरऑल लॉस होगा। और कितना होगा वो भी मैंने बोला था। देखो बच्चों, अगर 10% का प्रॉफिट होता है, कितना? 10% का प्रॉफिट, दूसरी पेन पे 10% का लॉस होता है। सेलिंग प्राइस आपका सेम है। ये 2 कंडीशन है, सेलिंग प्राइस सेम है, प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज भी सेम है। तो क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 × 10 100 डिवाइड बाय 100, इतने परसेंट का हमेशा लॉस होगा, मतलब 1% का। समझे ना? यहां पे आपको 6.25% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली पेन पे 25% का प्रॉफिट होगा, दूसरी पेन पे 25% का लॉस होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 6,600 डिवाइड बाय 100, तो 6.25% का ओवरऑल लॉस होगा। याद आ रहा है आपको? तो पहली पेन पे 25% प्रॉफिट होगा, दूसरी पेन पे 25% लॉस होगा। यहां तक हम डायरेक्ट सीधा अगर पता है तो आप कर सकते हो। कर लिया हमने। अब पहली पेन का सेलिंग प्राइस है 300 रुपीज, है ना बच्चों? 300 रुपये में पहली पेन बेचूंगा, दूसरी पेन भी मैं 300 रुपये में बेचूंगा। आपको दोनों पेन की कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है और फिर उनका डिफरेंस ढूंढना है ना? तो पहली पेन पे 25% प्रॉफिट है तो नीचे आएगा 125%, तो मिल गया कॉस्ट प्राइस। दूसरी पेन पे 25% लॉस है तो नीचे आएगा 75%, मिल गया कॉस्ट प्राइस। दोनों का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। चलो अब इसको करते हैं। तो इंटू क्या होगा बच्चों? 100। 25 से कट होगा तो 4, 25 से कट होगा तो 5, 60, 240 रुपया पहली पेन का सीपी होगा। उसी तरीके से दूसरी पेन का तो आप सीधा निकाल सकते हो, 400 रुपया सीपी होगा। मिल गया ना? तो डिफरेंस दोनों के बीच कितना आएगा? 160 रुपीज, जो कि कहीं नहीं है सॉरी, ऑप्शन डी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। भाई समझ में आया? इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लेता हूं। अब आप सारी चीज समझ चुके हो। अब हम फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। आइटम नंबर 1 टू बी रिमेंबर्ड।
अगर दोनों पेन की सेलिंग प्राइस सेम है तथा होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज भी सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज के मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 100 करने से लॉस मिल जाएगा। यहां पे लॉस है 6.25%, मतलब 25 इंटू 25, इसका अंडर रूट ही तो निकालना है। तो 25% का प्रॉफिट होगा, दूसरी पेन पे 25% का लॉस होगा। प्रॉफिट होने के बाद पेन को बेचते हो आप 300 रुपया में तो कॉस्ट प्राइस होगा 125%। उसी तरीके से दूसरी पेन पे 300 रुपीज डिवाइड बाय 75%। कॉस्ट प्राइस तो हम ऐसे ही ढूंढते थे, सेलिंग प्राइस दिया जाता है तो परसेंटेज को हमेशा नीचे लिखते हैं। अगर किसी को दिक्कत है क्वेश्चन समझने में तो हमने एक पूरा सीरीज अपलोड किया है परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट लॉस के बारे में। आप पूरा सीरीज देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसका वैल्यू कितना आएगा 240, इसका वैल्यू कितना आएगा 400, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 160 रुपीज। तो हो गया ऑप्शन डी। कर सकते हो ना इजीली, ये चीजें पता होने से क्वेश्चन को आप फटाफट कर सकते थे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 3, 4, 5, 6 रिसीव करता है जब वो P रुपया 12% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल पे अगर देता है तो अगर वो P प्लस 4,400 रुपया 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए देता है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो इसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी CIA DSI का भी अपलोड किया है। अगर वो वीडियो को आप ढंग से देख लेंगे तो कैलकुलेशन करने में मजा आएगा। सीधा सीधा देखो मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा, 12% 3 साल मतलब 36% होगा। 36% इंटरेस्ट होगा इक्वल टू 3, 4, 5, 6 होगा कि नहीं बच्चों। ठीक है, तो 100% इक्वल टू व्हाट, मतलब 36 डिवीजन में आएगा, 100 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, होगा कि नहीं। अब ये जो काटा काटी करना है वहां हमेशा हमें याद आता है बाहुबली मेथड। अब हम इसको बाहुबली मेथड से सॉल्व करेंगे। कोई भी बोल सकता है कि इसका मोटा मोटा आंसर 100 के आजू बाजू आएगा कि नहीं। चलो तो अब 6 1 एंड 6 कितना होगा, 6 1 6 एंड 6 जा 6। अब यहां पे 36 है, यहां पे 34 है, डिवाइड नहीं होगा, होते होते छूट जाता है। कभी भी डिवीजन होते होते छूट जाता है ना तो डिवीजन होता है 9 से, तो 96 या 91 आएगा। बट थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि 100 के आजू बाजू आना चाहिए, मतलब 96 आएगा। तो आंसर है 96 इंटू 100, 9,600 रुपया आपका क्या होगा P, ये ढूंढ लिया। फिर से मैं बोलता हूं 36% मतलब 3, 4, 5, 6 तो 100% इक्वल टू व्हाट। आप पूरा कैलकुलेशन करो या तो बाहुबली का हेल्प ले लो, सीधा आंसर मिल जाएगा 9,600। ये था आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब आप ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस 4,400 मतलब 9,600 प्लस 4,400, इसका मतलब हुआ 14,000। आप 15% के हिसाब से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में 2 साल के लिए देते हो। अब आपको यह भी पता है 15% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, मैंने आपको सिखाया है। 15% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, डायरेक्ट ढूंढना है तो 15 का स्क्वायर होगा 225, 2 होगा कैरी, 15 का डबल 30 प्लस 2 होगा ना बच्चों, याद है ना आपको ये मैकेनिज्म। तो 14,000 का 32.25% आपको ढूंढना पड़ेगा। ये हो जाएगा दूसरी स्कीम में मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट, मिल जाएगा ना। तो 14,000 का पहले 30% ढूंढते हैं तो सीधा सीधा होगा 4,200। 14,000 का 2% ढूंढते हैं, सीधा सीधा होगा 280। अब 14,000 का 0.25% ढूंढते हैं, 1% होगा 140 और उसका भी चौथा भाग मतलब 35 रुपया होगा। तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आपका 2 साल के बाद इतनी अमाउंट पे। तो कितना आएगा आंसर 4515। तो आपका आंसर 4515 ऑप्शन ए हो गया ना। तो इस तरीके से कर सकते थे, हालांकि मैंने अच्छा बढ़िया तरीके से करवाया है, बट एग्जाम में तो इसको लास्ट में ही लेना है, समझे ना बच्चे। चलो चलते हैं आगे। हाँ बच्चों, 162 किलोमीटर डाउन जाने में और फिर 162 किलोमीटर अप आने में किसी बोट को 14 घंटे एंड 24 मिनट लगते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट का स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पूछा गया है कि 240 किलोमीटर अप जाने में कितना टाइम लगेगा।
अगर इस क्वेश्चन को हम कायदे से करेंगे तो ये पूरा मेरा 86 इंच का बोर्ड भर जाएगा। समझ रहे हो ना आप? तो क्वेश्चन को हम सीधी लिटी से, सीधी लाइन से ही सोल्व नहीं करेंगे, हम तो साम दाम दंड भेद सारी चीजों का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां भी हम साम दाम दंड भेद जो भी है ना, उससे इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? आंसर के ऊपर से। देखो बच्चों, आप सबको पता है कि डिस्टेंस को हमेशा स्पीड या टाइम से डिवाइड करना होता है। अगर डिवाइड करना होता है तो डिवाइड तो होना ही चाहिए ना। तो डिस्टेंस हमेशा स्पीड से भी डिविजिबल होगा, डिस्टेंस हमेशा टाइम से भी डिविजिबल होगा। तो यहां पे डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। तो ये जो भी टाइम दिया गया है उसमें जो आंसर होगा उससे तो डिविजिबल होगा ही। चलो करते हैं 240 को डिविजिबल। 7 3 21 प्लस 1 22, 22 से ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये गया। 18 3 54 प्लस 2 56 से ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये भी गया। 9 3 27 प्लस 1 28 डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये भी गया। अब लेते हैं इसको 50 डिवाइड बाई 50, 240 50 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये भी गया। बच्चों कौन? बच्चों ही। बस ये हो गया आपका आंसर। हो गया ना? देखा है इस तरीके का सॉल्यूशन अपनी लाइफ में आपने कभी? हम तो ऐसे ही लाते हैं। चलो इसको अब कायदे से ये आंसर सही है कि क्या है कंफर्म करते हैं। डिस्टेंस इज 240 डिवाइड बाय टाइम इज 40/3, तो 40/3, तो आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ आपका स्पीड। कौन सा स्पीड होगा बच्चों? अप होगा कि नहीं? 18 किलोमीटर आपका अप का स्पीड है, तो न्यूट्रल स्पीड कितना होगा? 24। 6 बोट का स्पीड, सॉरी करंट का स्पीड माइनस किया ना, तभी तो 18 हुआ। तो बोट का स्पीड कितना होगा? 24। और जब आप बोट को लेके पानी के साथ नीचे उतर रहे हो, मतलब डाउन जा रहे हो, तो स्पीड और 6 बढ़ जाएगा। पानी का सपोर्ट मिलेगा ना, तो हो जाएगा कितना? 30 किलोमीटर पर अब आपका स्पीड होगा किसका? डाउन का। हो गया ना? बस अब यही दोनों स्पीड को क्वेश्चन में डालते हैं, सेट हो जाता है तो सही है। ठीक है ना बच्चों? चलो आपको 162 किलोमीटर सबसे पहले डाउन में जाते हो, तो डिवाइड बाय कितना होगा? 30। फिर आप 162 किलोमीटर अप में जाते हो, स्पीड कितना होगा? 18। ये दोनों टाइम का टोटल होना चाहिए 14 घंटे एंड 24 मिनट होना चाहिए ना। चलो चेक कर लेते हैं। यहां तो सीधा सीधा 9 आ जाएगा। यहां पे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 54 होगा। तो कितना होगा? 5.4 हो गया ना। तो 14.4 घंटे होंगे। 0.4 घंटे मतलब क्या होता है बच्चों? 24 मिनट। तो 14 घंटे एंड 24 मिनट। हो गया कि नहीं? जीत लिया ना जंग हमने। तो इसी तरीके से तो क्वेश्चन को करना होता है। हो गया ना? बाकी पूरा 86 इंच का बोर्ड आपका भर जाता है, ये पक्का था। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। C इज 100% मोर इफिशिएंट देन B, मतलब कि C 2 गुना काम करता है B से। A अकेला उसी काम को 9 दिन में करता है। B तथा C साथ में मिलके उस काम को, देखो बच्चों यहां पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 223 डेज नहीं है, 2/3 डेज है। ठीक है ना? B C दोनों साथ में मिलके इतने दिन में काम करते हैं। अब आपको पूछा गया है कि A B दोनों अगर 4 दिन साथ में काम करते हैं तो काम का कितना पोर्शन कंप्लीट होगा, पूरे काम का कितना पोर्शन कंप्लीट होगा। ठीक है ना बच्चों? अब सबसे पहले मैं B और C का कैलकुलेशन करता हूं। B मान लो 1 काम करता है, तो C कितने काम करेंगे? डेली 2 काम करेंगे। ठीक है? अब दोनों मिलके साथ में कितने दिन काम करेंगे? 2/3, मतलब 8/3 डेज काम करेंगे। रोज की कितनी ब्रिक्स बनेगी? काम क्या है? ब्रिक्स बनाने का। मान लो ब्रिक्स बनाते हैं, बी रोज की 1 ब्रिक्स बनाता है, तो सी रोज की 2 ब्रिक्स बनाएंगे, और कुल मिला के रोज की 3 ब्रिक्स बनेगी। बनेगी कि नहीं? आप मान लो 3 ब्रिक्स बनेगी। 8/3 डेज में कितनी ब्रिक्स बनेगी? 8 ब्रिक्स बनेगी, मतलब कि 8 ब्रिक्स का काम है भाई। ठीक है? बी रोज की 1 ब्रिक्स बनाएगा। 8 ब्रिक्स बनाने में बी को कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। हो गया ना? बी को कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। और ए को कितने दिन लगते हैं? 9 दिन। हो गया कि नहीं?
अब आपको पूछा गया है कि दोनों 4 दिन काम करेंगे तो कितना होगा। अब आप सबको पता है कि बी 8 दिन में काम करता है तो 4 दिन में 4/8 काम करेगा, सी 9 दिन में काम करता है तो 4 दिन में 4/9 काम करेगा। बस ये दोनों का टोटल कर लो, वो 4 दिन का टोटल पोर्शन वर्क आ जाएगा। 4/8 प्लस 4/9, 36 प्लस 32, 68 डिवाइड बाई 72 इक्वल टू 17/18 वर्क कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन ई इज योर आंसर। हो गया ना बच्चों। चलो चलते हैं आगे। रेशियो ऑफ एज ऑफ पी 2 ईयर अगो टू एज ऑफ आर 2 ईयर हेंस इज 1:2। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। पी 2 ईयर अगो, आर 2 ईयर हेंस, ऐसे ही तो लिखते हैं, तो रेशियो आएगा 1/2। लिख दिया। आगे चलते। Q present age is 25% more than P's present age। Q 25% more, तो 125%, तो 1.25 ऑफ P हो गया। आगे एवरेज प्रेजेंट एज PR इज 39, तो P प्लस R टोटल कितना होगा। एवरेज 39 है तो 78। आपको पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन P 5 ईयर हेंस एंड R प्रेजेंट एज। P एंड R का डिफरेंस पूछा गया। देखो बच्चों, अब इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं थी, फालतू में पेपर सेटर ने आपके साथ टाइम पास किया है। ये जो सेंटेंस दिया है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कई बार पेपर सेटर ऐसे करेगा, फालतू की चीज देके आपको परेशान करेगा। यहां पे एक इक्वेशन है, यहां पे दूसरा इक्वेशन है, वैल्यू डाल दो ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2p माइनस 4 इक्वल टू r प्लस 2 होगा कि नहीं। तो 2p माइनस r इक्वल टू 6। ये दोनों का आप टोटल करेंगे तो 3p इक्वल टू 84, तो p इक्वल टू 28। P का वैल्यू 28 है, P तथा R का टोटल वैल्यू 78 है, तो R का वैल्यू कितना होगा बाकी, मतलब 50 हो जाएगा ना, दोनों का टोटल 78। तो P तथा R मिल गया। अब आपको पूछा है क्या, P 5 ईयर हेंस, P की 5 साल बाद होने वाली एज। P आज 28 साल का है तो 5 साल बाद कितना होगा, 33 ईयर्स का। और R की प्रेजेंट एज मतलब 50, ये दोनों का डिफरेंस होगा 17 ईयर्स। ये होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। दैट्स ऑल। तो हो गया ना बच्चों। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। 5 क्वेश्चन किए, अभी और 5 क्वेश्चन बाकी है। चलो उसकी ओर चलते हैं। हाँ, ये हो गया। A rectangular path of width 3 meter is surrounding the garden whose length is 3 meter more than its width। देखो बच्चों, एक गार्डन है जिसकी लेंथ ब्रेथ से 3 ज्यादा है। मान लो ये ब्रेथ है B, तो लेंथ कितनी होगी, B प्लस 3 होगी कि नहीं। और उसकी चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है। रास्ते की चौड़ाई है 3 मीटर। अब आपको ये रास्ता बनाना है, ठीक है ना बच्चों। तो रास्ता, सॉरी, इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पाथ, इसको कलर करना है। कलर करने का खर्चा ₹0.5 पर मीटर स्क्वायर है, 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर है, और टोटल खर्चा होता है 273। तो आपको गार्डन का, इसका ये एरिया ढूंढना है भाई, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बट मैं कोई फॉर्मूला में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं विश्वास रखता हूं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ताकि आपको कभी भी नींद में से भी उठाया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। हमेशा बच्चों ऐसी ही आदत डालो। रट्टा जितना ज्यादा मारेंगे प्रॉब्लम उतना ज्यादा होगा। तो कोई फॉर्मूला हम कभी याद नहीं रखेंगे, हम तो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे और कॉमन सेंस से सोल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, पूरा रास्ता मतलब ये होगा, तो पूरे रास्ते का अगर आपको एरिया ढूंढना है तो एक तो ये रेक्टेंगल होगा, सेम साइज का ये दूसरा रेक्टेंगल होगा। ये रास्ता ही तो है, और ये भी 2 टुकड़े होंगे रास्ते के। तो यहां भी एक टुकड़ा है, उसी साइज का टुकड़ा यहां पे है कि नहीं। सबसे पहले ये रेक्टेंगल का एरिया ढूंढते हैं। अब देखो बच्चों, रास्ते का विड्थ ये 3 मीटर है कि नहीं, ये भी 3 मीटर है। तो ये पूरा का पूरा लेंथ कितना होगा, 3 प्लस b प्लस 3 प्लस 3 होगा कि नहीं। तो पूरा लेंथ होगा b प्लस 9 होगा कि नहीं। b प्लस 9 इंटू विड्थ कितना है, 3।
तो ये मिल गया आपको ऊपर वाले रेक्टेंगल, रस्ता का जो रेक्टेंगल बनता है उसका एरिया। वैसे कितने रेक्टेंगल बनेंगे? 2, तो इंटू 2। तो ये भी आ गया आपका, ये भी आ गया। अब लेते हैं ये दोनों खाली पोर्शन को, ठीक है। उसका एरिया कितना बनेगा? ये लेंथ कितनी है b और ये विड्थ कितनी होगी 3, तो b इंटू 3। दूसरा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया होगा b इंटू 3 और वैसे कितने रेक्टेंगल है? तो ये सारा का सारा जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? रास्ते का एरिया। जो भी रास्ते का एरिया मिलता है उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया तो आपको मिलना चाहिए 273। बस हो गया। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है ना बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, 0.5 इधर आएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, 0.5 को हटा दिया। अब 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब 6 से पूरे को डिवाइड करूंगा तो ये भी चला जाएगा, ये भी जाएगा, 2 जाएगा, यहां पे आएगा 91, है ना सिंप्लीफिकेशन। b प्लस 9 प्लस b, तो 2b प्लस कितना होगा 9 बराबर 81, तो 2b बराबर कितना होगा, सॉरी 91, तो ये कितना होगा 82 और b का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों 41। ब्रेथ होगा आपका गार्डन का 41। तो ब्रेथ अगर आपका 41 है तो लेंथ उससे 3 ज्यादा है तो 44 और उसका एरिया मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। 44 1 जा 44, 44 4 जा 176 प्लस 4 180, बस हो गया। ये फाइनल आंसर है 1804। कर दिया ना सीधा सीधा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि ये क्वेश्चन, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम को अवॉइड ही करना है, स्किप करना है, बट आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से कर सकते थे। चलते हैं आगे। हाँ, इन ए क्लास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो पास द एग्जाम इज 60%। मतलब क्लास में जितने भी बच्चे थे उसमें से 60% बच्चे पास हुए। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वो पास द एग्जाम इज सेम, बट बॉयज एंड गर्ल्स जितने भी पास हुए हैं वो सेम है, समान होने चाहिए। इफ बॉयज who failed the exam are 200 more than girls who failed in exam, then find the percentage of girls who failed out of total student। मतलब कि आपको परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज ढूंढना है। देखो बच्चों, कभी भी परसेंटेज दिया जाता है, परसेंटेज ढूंढना होता है, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं 100 लेके। आप एज्यूम करो कि टोटल स्टूडेंट है 100, है कि नहीं। अब उसमें से 60% पास हुए, बाकी के फेल हुए। तो 60% मतलब 60 बच्चे, 60 स्टूडेंट्स पास हुए, 40 स्टूडेंट फेल हुए। हुआ कि नहीं। आगे उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पास द एग्जाम इज सेम। मतलब जितने बच्चे, जितने बॉयज पास हुए हैं उतनी ही गर्ल्स पास हुई, मतलब दोनों इक्वल है, आधा आधा होगा। तो 30 बॉयज पास हुए, 30 गर्ल्स पास हुई, ठीक है ना। अब आगे, बॉयज who failed the exam are 200% more than girls who failed in the exam। मतलब कि बॉयज, गर्ल्स जितनी फेल हुई उससे 200% ज्यादा है, मतलब 300% है। होगा कि नहीं। बॉयज बराबर 300% ऑफ गर्ल्स। ये मैं बात कर रहा हूं फेल्ड होने वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। तो फेल कौन हुआ है, बॉय प्लस गर्ल्स, दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 40। होगा कि नहीं। अब B मतलब 300% G, G मतलब 100% G, तो ये दोनों का टोटल कितना होगा 400% G बराबर 40। फेल की बात हो रही है ये। तो गर्ल्स वो फेल्ड कितना होगा 10, बस हो गया। तो यहां पे गर्ल्स कितनी फेल होगी 10 और बॉयज बाकी के कितने फेल होंगे 30। भाई हो गया अच्छे से। फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं। टोटल 100 स्टूडेंट थे, उसमें से 60 स्टूडेंट पास हुए और 40 स्टूडेंट फेल हुए। अब क्वेश्चन फेल का ही है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, पास को सीधा इधर ही आ जाता हूं। टोटल 40 स्टूडेंट फेल हुए हैं, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स है। जितनी भी गर्ल्स है उससे 200% ज्यादा, मतलब कि उसका 3 गुना बॉयज है। अब देखो 40 के 2 टुकड़े करना है, पहला जो टुकड़ा है उससे दूसरा टुकड़ा 3 गुना होना चाहिए। तो सीधा सीधा हिसाब होगा ना, पहला टुकड़ा 10, दूसरा टुकड़ा उसका 3 गुना मतलब 30, टोटल 40। तो हो गया ना, ये 10 और ये 30। दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स कितनी फेल हुई 10, आउट ऑफ कितने 100, तो ये कितने परसेंट होगा 10% तो होगा। बस तो ऑप्शन सी इज योर आंसर।
कर सकते हो आप, दोबारा अच्छे से इसको आप देख लेंगे। हम चलते हैं आगे। एक आदमी इन्वेस्टेड ₹X एट 15% SI फॉर 4 ईयर्स। सीधा आपको क्या करना है, 15 × 4 60% ऑफ P। हाँ, और ₹1.35X एट 18% SI फॉर 3 ईयर्स। तो इसका जो भी है उसका 1.35, यहां पे P नहीं, हम लिखते हैं X प्लस, अब कितना परसेंट मिलेगा आपको, 18% 3 ईयर्स, मतलब कितना मिलेगा, 54%। 54% किसका, इन्वेस्टमेंट का। पहले इन्वेस्टमेंट था X, अभी इन्वेस्टमेंट है 1.35X। तो ये भी इंटरेस्ट आया, ये भी इंटरेस्ट आया, दोनों का टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए 15,948। 16,000 ले लेता हूं, इतने चित्र विचित्र आंकड़ों के साथ हम डील नहीं कर सकते हैं। पहले इसको गिन लेते हैं। ये कितना होगा, 0.6X होगा बच्चों, प्लस ये कितना होगा, ये लगभग 0.7X होगा। तो 0.6X प्लस 0.7X तो कितना होगा, 1.3X इक्वल टू 16,000 होगा कि नहीं। अब आगे उसने क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.12X। मतलब कि आपको पूछा गया है 3.1X का वैल्यू कितना होगा। भाई बराबर है 1.3X का वैल्यू इतना होता है, तो 3.1X का वैल्यू कितना होगा, ये लगभग इससे 2.5 गुना है कि नहीं। तो अब सीधा 2.5 गुना से कम है, तो यहां भी 16,000 का 2.5 गुना से कम पकड़ो। 16,000 का 2.5 गुना होगा 40, तो 40,000 से थोड़ा कम आंसर आएगा, तो आपका आंसर आएगा 37,440। भाई समझ में आया। इस क्वेश्चन को हम दोबारा लेते हैं, चलो अच्छे से आपको मैं समझा देता हूं। अगर मैं X रुपया 15% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए देता हूं किसी एक बंदे को, दूसरे बंदे को उसका 1.35 टाइम्स 18% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए देता हूं, दोनों जगह से मिलने वाला इंटरेस्ट है इतना। आपको पूछा गया है कि 3.12X का वैल्यू ढूंढो। चलो ढूंढेंगे। पहले केस में X रुपया 15% 4 साल, इसका मतलब 60% X का मिलेगा। X का 60% मतलब मिलने वाला इंटरेस्ट होगा 0.6X। ठीक है, अब लेते हैं केस नंबर दूसरा। उसमें आप 18% 3 साल के लिए, मतलब 54% मिलेगा बच्चों। 54% किसका, इन्वेस्टमेंट का, मतलब 1.35 का। अब पहले 50% लेते हैं। 1.35 का 50% कितना होगा, 0.67 के आजू बाजू होगा कि नहीं। इसका आधा 140 का 135 का आधा कितना होगा, 67 ही तो होगा। अब लेना है 4%, तो 1.35 का कितना होगा, लगभग 0.5 के आजू बाजू होगा, तो ये टोटल होगा 0.72। मैं लेता हूं इसको 0.7X मोटा मोटा। तो पहले केस में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे केस में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, कुल मिला के आपको 1.3X इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बनना चाहिए लगभग इतना, मतलब 16,000। एग्जैक्ट लेके करेंगे तो अगेन आपका बोर्ड भर जाएगा। बोर्ड तो ऑलरेडी आपका कोई एक क्वेश्चन में भर चुका था, अब आप कहां पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो आपको ढूंढना है 3.1X बराबर कितना होगा। तो 1.3 का ये डबल से ज्यादा है, 1.3 के 3 गुना से ये कम है। अगर मोटा मोटा पकड़े तो 13 का 2.5 टाइम्स कितना होगा, 26 + 7 33 होगा, मतलब 2.5 टाइम्स से थोड़ा कम। 16,000 के 2.5 टाइम्स से थोड़ा कम, तो 40,000 से थोड़ा कम, तो 37,440 आपका आंसर होगा। अब आप पूछेंगे कि आपने इस तरीके से क्यों किया, अप्रोक्सीमेशन से। आगे के कोई क्वेश्चन तो अप्रोक्सीमेशन से नहीं किया बच्चों। हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, साम दाम दंड एंड भेद। पहले आपको आंसर देख लेना है, दुश्मन को अच्छे से पहचानना है। आंसर में देखो 50,000 है, 42,000 है, 32,000 है, 47,000 है, 37,000 है, गेप है। तो मैं क्यों ये जो चित्र विचित्र अटरम पटरम नंबर दिए गए उसके साथ मैं डील करूं। मैं तो अच्छे से डील करूंगा। तो मैंने अच्छे आंकड़े लिए और फटाफट आंसर दे दिया। आप करना, यहां पे देखो नन ऑफ दिस तो आने वाला ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है।
तो ये सारी चीजों का एकदम बढ़िया तरीके से जो जोल करेगा ना, वही तो पास होगा, आराम से पास होगा। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने चाहिए थे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक आदमी 6.25% डिस्टेंस बस से 80 की स्पीड से, 25% डिस्टेंस कार से 120 की स्पीड से, 30% डिस्टेंस साइकिल से 32 की स्पीड से और बाकी का डिस्टेंस ट्रेन से 62 की स्पीड से कवर करता है। अगर उसने टोटल 640 किलोमीटर कवर किया तो टोटल टाइम कितना लगा होगा? चलो लाइन से लेते हैं। सबसे पहले 6.25% किसका? 640 का। 6.25% मतलब किसी भी संख्या का 16वां भाग। तो 640 का 16वां भाग कितना होगा? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर और स्पीड कितना है? 80 का। तो 40/80 इतने घंटे लगेंगे। लेते हैं दूसरा 25%। 25% 640 का मतलब कितना होगा? 160 किलोमीटर और उसमें आपका स्पीड कितना है बच्चों? 120 का। तो डिवाइड बाय 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना टाइम लगेगा आपको? 0 0 जाएगा तो 4/3 मतलब 1/3 आवर लगेगा। यहां पे कितना आवर लगेगा? 1/2 आवर। भाई ठीक है ना। अब तीसरा कौन सा है व्हीकल? साइकिल। 30%, 640 का 30% मतलब होगा 192 किलोमीटर और यहां पे आपका स्पीड है 32 का। तो कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स लगेंगे। लगेंगे कि नहीं? अब क्या बोला है उसने? रिमेनिंग डिस्टेंस और स्पीड 62। रिमेनिंग कितना? 40 हो गया, 160 हो गया, मतलब 200, 300, 392 हो गया। 640 में से 392 आपने कर लिया तो बचा कितना? 248 किलोमीटर। ठीक है ना। डिवाइड बाय कितना होगा स्पीड आपका? 62 का। तो ये कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। आपको पूछा गया है एंटायर जर्नी कवर करने में टोटल कितना टाइम लगेगा? 4 घंटा, 6 घंटा, 1/3 घंटा और 1.5 घंटा। तो 6 4 10 और 11 घंटे ये लगेंगे। 11 घंटे प्लस 1/3 प्लस 1/2 तो इसका भी टोटल करना पड़ेगा। 2 3 5/6 तो 11 घंटे 5/6 इस तरीके से होगा। तो इसको अगर आप लिखेंगे फ्रैक्शन में तो 71/6 आवर का टाइम लगेगा। दिखता है आपको कहीं पे? हाँ है। ऑप्शन ई इज योर आंसर। भाई ठीक है ना। सीधा साधा क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा था और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होगा। इसी तरीके से करना है। जितना कैलकुलेशन स्पीड अच्छा उतना जल्दी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। चलो, एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 60 kg एंड एवरेज वेट ऑफ ए बॉयज इन द क्लास इज 80 kg। रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज 5:4। देयर आर टोटल 72 स्टूडेंट इन द क्लास, देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जो रेशियो दिया गया है ना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सॉरी, टोटल जो दिया गया है, रेशियो ऑलरेडी दिया है तो टोटल में हम कन्वर्ट क्यों करेंगे? कोई जरूरत ही नहीं। अगर उसने पूछा होता कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज या टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, देन इट वाज रिक्वायर्ड। बट यहां पे तो आपको एवरेज पूछा है। तो एवरेज जब पूछा जाता है तब छोटे छोटे आंकड़ों को लेकर डील करने में मजा आता है। मैंने ये लाइन हटा दिया, आप देखना इसकी कहीं भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अब इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। बॉयज का एवरेज कितना है? 80। गर्ल्स का एवरेज हमें ढूंढना है तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। दोनों को जब आप मिक्स करते हो तो एवरेज कितना होगा? 60। इसी तरीके से मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड होता है। 80 और 60 का डिफरेंस कितना आएगा? 20। ठीक है ना बच्चों। अब बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो भी आपको नीचे लिखना है 5:4। 20 मतलब 4, या तो 4 मतलब 20, 4 मतलब 20 तो 5 मतलब कितना होगा? 25 हो गया। 80 माइनस 60 तो 20 आएगा। तो 60 माइनस 25 कितना आएगा? 35। बस हो गया। तो गर्ल्स का एवरेज कितना होगा? 35। बस हो गया। कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, एकदम इजीएस्ट वे में ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। ठीक है ना बच्चों। चलते हैं आगे। लो, हो गया। जय हिंद। आज हमने वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन लास्ट ईयर में जो पूछे गए थे उसको सोल्व किया। आपने महसूस किया होगा कि ये क्वेश्चन लास्ट में ही करने चाहिए। अब आप मेरी बात के साथ काफी हद तक कन्विंस हो गए होंगे और एग्री भी करते होंगे। मैं आपको विनती करता हूं कि मैथ्स और रीजनिंग के मैंने जो लास्ट ईयर के वीडियो डाले हैं उसको आप 2-3 बार देखो। उससे क्या होगा कि सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ऐसा ही पेपर आएगा अभी नेक्स्ट मंथ जो एग्जाम होने वाला है उसमें। आपने यही प्रैक्टिस किया है, वही पूछा जाएगा। आप बढ़िया तरीके से एकदम स्पीड से पेपर को सोल्व कर पाएंगे।
और उससे आपका प्री भी क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए भी मैं आपके साथ ही हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी। भगवान आपका भला करे, आपका आने वाला समय शुभ रहे।